हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट सत्येश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने केबीसी फॉर्मेट में क्विज चल रही है और इस क्विज के माध्यम से हम लोग आने वाले परीक्षाओं के लिए जो है अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपको टोटल 15 सवाल मिलेंगे जो सभी लगभग कुछ अलग अलग पैटर्न के होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे। इन सवालों के माध्यम से आप अपनी जानकारी और आने वाली परीक्षाओं में अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हो और साथ ही साथ उनको एक रिवीजन के थ्रू आप उनको इन्हांस भी कर सकते हो, बूस्टअप भी कर सकते हो। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि आप पर्यावरण, परिवार और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है आपका एपिसोड नंबर 24 जो कि आपका नॉर्मल है। इसके अलावा कुछ स्पेशल एपिसोड भी होते हैं जो, जैसा कि पिछली बार आप देखोगे तो प्राचीन काल की जो हमारी ऐतिहासिक पुस्तकें थी, सांस्कृतिक पुस्तक थी, उससे जुड़ा हुआ था। उससे पहले हम लोगों ने मिट्टी, रिपब्लिक डे और इस तरह के राम मंदिर, अलग अलग विषयों पे एक स्पेशल एपिसोड भी आते रहता है। तो बने रहिए और साथ ही साथ बिल्कुल ईमानदारी से इस क्विज को करेंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन के साथ कुछ आपकी सांकेतिक मुद्राएं भी दी गई है और इस मुद्राओं का उपयोग बस एक एज अ संकेत मात्र होगा, ये आपको देय किसी भी रूप में नहीं होगा। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और सेशन को शेयर जरूर करते जाएंगे, साथ ही साथ लाइक करते जाएंगे। और क्या बोलूं, चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, एक जिगलिंग टाइप के क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। इनमें से वो कौन सी ऑप्शन है, कौन से आपके जो है विकल्प हैं जो बाकी तीन से मेल नहीं खाते हैं। जिसमें आपको पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा ऑप्शन है बांगर, तीसरा ऑप्शन है रेगुर और चौथा है तराई। ये चारों के चारों ऑप्शन है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो मे बी आप इन चारों को आसानी से गेस कर पाएंगे। आपको इसके अलावा कोई भी यहाँ पर एक हिंट जैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, बस ये चार ऑप्शन है, खादर, बांगर, रेगुर और तराई। इन चारों में वो कौन सा एक विकल्प है जो बाकी तीन से अलग है। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे और समय को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और जल्दी जल्दी सेशन को करते जाएंगे, साथ ही साथ शेयर जरूर करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने का भी प्रयास करेंगे। तो आपका ही इसका समय समाप्त हुआ दोस्तों। और इस पहले सवाल का जो जवाब होगा दोस्तों, इसमें वो है आपका रेगुर। रेगुर देखिए, ये सभी के सभी जो है आपके मिट्टी के प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन को डालने का दो मकसद था। पहला तो आप इस मिसमैचिंग को गेस कर पाएँ, साथ ही साथ जो मिट्टी के प्रकार होते हैं उनके बारे में भी आप अपना ध्यान आकृष्ट कर पाएँ, क्योंकि आजकल के एग्जाम में जो है मिट्टी के प्रकार भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो खादर है ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, बांगर आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जबकि तराई भी एक जलोढ़ मिट्टी ही है जो कि पहाड़ के आपके निचले हिस्से, जिसको आप बोलते हो पर्वत पादीय क्षेत्र, यानी पर्वत के पैर वाले क्षेत्र है, वहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बाल सुंदरी, करेबा, केबाल, ये सभी के सभी जो आपके हैं जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। जबकि जो आप रेगुर देख रहे हो, ये रेगुर आपकी जलोढ़ मिट्टी नहीं है, ये काली मिट्टी का दूसरा नाम है जो आपको भारत के पश्चिम हिस्से में देखने को मिल जाएगा और कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होता है। साथ ही साथ इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा चूना पत्थर भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस सवाल के साथ काफ़ी सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस की गई। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एक स्लोगन है लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिलिटी, जिसको हिंदी में भी मैं बोल दूं तो इसको बोलते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये एक क्रांति का बहुत ही प्रसिद्ध नारा था दोस्तों, जिसने विश्व में, ना सिर्फ इस देश के लिए जबकि पूरे विश्व में जो आपके आंदोलन है या जो क्रांति है उसके प्रारूप को बदल दिया। इसमें जो है जन सामान्य, नॉर्मल लोगों ने जो है आपके शासक वर्ग से टक्कर लिया और बिल्कुल अपने देश को एक राजतंत्र से गणतंत्र में चेंज कर दिया। तो आपको बताना है कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिलिटी यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये किस क्रांति का आदर्श वाक्य है। आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, विकल्प है अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, रशियन रेवोल्यूशन यानी रूस की क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी आपकी फ्रांसीसी क्रांति। फिर से सुनेंगे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये आदर्श वाक्य है, किस क्रांति का है ये बताना है। अमेरिकी क्रांति, रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति या फ्रांस की क्रांति। समय को समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद है आपने अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दिए होंगे। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दर्ज कीजिएगा, इससे हमें भी पता चलेगा और साथ ही साथ आपको भी अपने
इन 15 सवालों में कितने सही हुए इसके बारे में एक रफ आइडिया लगेगा। चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है दोस्तों, जो जिसको फ्रांस की क्रांति भी बोलते हैं, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो बुर्बन वंश या इसको बुर्बो वंश भी बोलते हैं, इनका शासन था। और इसमें आप देखोगे कि जो लुई 16वां है, लुई 16वां जो उस समय का शासक था, उसके खिलाफ जो है लोग विद्रोह करते हैं। साथ ही साथ उनकी एक महारानी होती है मैरी एंटोनियट, और यहाँ पर मतलब इसने इस क्रांति ने पूरे विश्व पटल पे क्रांति के जो तरीके हैं उसको बदल दिया। इसमें सबसे पहले जो है लोगों ने राजतंत्र से गणतंत्र में बदला, और उस गणतंत्र में भी जैकोबिन दल वाले जैसे लोगों ने जो है जब निरंकुशता दिखाई, तो फिर से उसको सही करने के लिए आपको नेपोलियन बोनापार्ट जैसे निरंकुश शासक कुछ समय के लिए आते हैं, जो कि एक मतलब कह सकते हो कि देश प्रेम की भावना को भर देते हैं। तो ये क्रांति विश्व में देश प्रेम की भावना के लिए सबसे प्रसिद्ध है। साथ ही साथ समाज में जो भेदभाव था ऊंच नीच का और आपकी हायर क्लास लोअर क्लास का, तो इन सब के बीच का जो भेदभाव है उसको भी दूर करने का प्रयास किया है। और इस आदर्शवाद को हमारे भारत के संविधान में भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये एक आदर्श वाक्य है फ्रांसीसी क्रांति का, और इसको हमने अपनी प्रस्तावना और अपने संविधान में भी जगह दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, शेयर करते जाएंगे। एक ज्योग्राफी का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज फेमस फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए, ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आजकल जो है आपके कंपटीशन के सवालों का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, अब चाहे आपके ग्रुप डी के एग्जाम हो, चाहे प्यून के एग्जाम हो, चाहे क्लर्क के हो, आप उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपको उनके ग्रुप डी के हैं तो बहुत ही सामान्य रूप से सवाल आएंगे। नहीं, चूंकि आपके कैंडिडेट की तैयारी काफ़ी पुख्ता हो चुकी है, तो इनमें जो स्क्रीनिंग करने के लिए जो है योग्य प्रतिभागियों को लाने के लिए सवालों का स्तर बढ़ाना जरूरी है। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता क्या होती है, जहाँ पर बहुत सारे तरह के वेराइटी ऑफ जो प्लांट्स होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह की अलग अलग प्रजातियों की किस्म की आपकी तितलियाँ, पक्षी, पशु, पेड़ देखने को मिल जाएंगे। तो बोला जा रहा है कि इन चारों में वो कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो अपनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी अपनी जैव विविधता के हॉटस्पॉट के लिए काफ़ी मतलब प्रसिद्ध मानी जाती है। वैसे तो जितने भी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जितने भी दलदली क्षेत्र हैं, सब में आपके बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जैव विविधता देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में ये बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको बताना है अरावली रेंज जो अरावली पर्वत है, सुलेमान रेंज जो भारत के पश्चिम हिस्से में और पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में और अफगानिस्तान वाले में मिल जाएगी, सह्याद्री रेंज जिसको आप पश्चिम घाट के नाम से भी जानते हो, और विंध्यन रेंज जिसको आप विंध्याचल पर्वत के नाम से भी जानते हो। तो इन चारों में वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनफैक्ट ये हिमालय से भी ज़्यादा रिच है अपने बायोडाइवर्सिटी में। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज करेंगे और सेशन को शेयर करते जाएंगे ताकि आपकी तैयारी बाकी दूसरे लोगों से एक कदम आगे हो। ठीक है, समय समाप्त होता है दोस्तों, और यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सह्याद्री रेंज। सह्याद्री रेंज आपको पता होगा कि सह्याद्री जो है पश्चिम घाट का ही दूसरा नाम है, और ये नाम उसको महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अरावली रेंज विश्व की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, याद रखिएगा। सुलेमान रेंज आपको भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में देखने को मिलेगा, जो भारत को आपके अफगानिस्तान वाले हिस्से से अलग करने का काम करता है। और विंध्यन रेंज जिसके बारे में पिछले एपिसोड्स में सवाल आ चुके हैं कि आपका ये जो है भारत को भौगोलिक रूप से दो भागों में बांटने का काम करेगा, एक उत्तर का मैदानी भाग और एक दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेशन को शेयर करते जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3500 के सांकेतिक रुपयों के लिए, और एक पुस्तक जो काफ़ी प्रसिद्ध है आपके, आमतौर पे वैसे ये हल्के सवाल हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, यानी कौन सी पुस्तक जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एडोल्फ हिटलर। इसमें से एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा क्या होता है दोस्तों? बायोग्राफी होता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखते हो तो उसको बोलते हैं जीवनी, यानी
और जब आप खुद की बारे में लिखते हो तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा या आत्मजीवनी। तो इसने एडोल्फ हिटलर ने अपनी कहानी खुद लिखी थी अपने जीवन की एक पुस्तक में। तो आपको बताना कि उस पुस्तक का नाम क्या है। मेन कैंप, वाई आई एम एथिस्ट, युगांतर और गीतांजलि। अगर आपने पिछले एपिसोड्स को किया है तो इसमें से आई थिंक 2 ऑप्शन तो आप इजी एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि वो 2 ऑप्शन जो है पहले के एपिसोड्स में हो चुके हैं। सेम ऑप्शन देने का मतलब यही होता है ताकि आपको चीज़ें याद रहें। चलिए, समय समाप्त हुआ और बहुत ही बेहतरीन क्विज श्रृंखला है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे और बने रहें अंत तक, और कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देते जाएंगे। इसका सही जवाब होगा दोस्तों मेन कैंप, जिसको बोलते हैं मेरी आत्मकथा। ये जर्मन वर्ड है मेन कैंप। तो ये एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी। एडोल्फ हिटलर आपको पता होगा कि वो जर्मनी का एक नाजी शासक है, जिसने जर्मनी को एक समझ लो कि बिखरे हुए कब्रिस्तानी क्षेत्र से उठा करके एक शक्तिशाली देश के रूप में यह इसने उभारा था। इसका कहना था कि अगर आप भूखे रहते हैं तो रहिए, लेकिन आप अपने सुरक्षा को कभी कमजोर मत कीजिए। यानी खाने को होना हो, लेकिन आपके पास आपकी सुरक्षा तगड़ी होनी चाहिए, तभी आप दूसरे देशों पर शासन कर पाओगे या फिर दूसरे देश आपसे डर पाएंगे। तो मेन कैंप आपके एडोल्फ हिटलर की। और आपको ये भी पूछा जाता है कभी कभी, जो आसान सवाल है, कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी, तो वो भी याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर ने ही लीडर की उपाधि दी थी, नेता की। साथ ही साथ इसने एक पनडुब्बी भी दिया था सुभाष चंद्र बोस को। तो कभी कभी आपको ये भी पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है आपका जर्मनी से सिंगापुर कैसे पहुंचे थे, तो एडोल्फ हिटलर की पनडुब्बी की सहायता से। ठीक है, वाई आई एम एथिस्ट ये पिछली बार मैं करवा चुका हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस पुस्तक है आपके भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह की। युगांतर जो है ये आपका सचिंद्र नाथ सन्याल और जैसे क्रांतिकारियों की एक पुस्तक है जो लोगों को जागृत करने का काम करते थे। और गीतांजलि आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके लिए उन्हें भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति का गौरव प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपका अगला सवाल है डेयरी यानी दुग्धशाला। डेयरी आप सभी जानते हो, दूध से अलग अलग चीजों का निर्माण। तो डेयरी जो है ये आपकी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है ये बताना है कि डेयरी इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ विच सेक्टर। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 5 क्षेत्र होते हैं। तो आपको बताना कि ये जो दुग्धशाला है, डेयरी है, आपके किस क्षेत्र में आएगा। फर्स्ट यानी प्राथमिक क्षेत्र, फोर्थ यानी चतुर्थ क्षेत्र, थर्ड यानी तृतीय क्षेत्र और सेकंड यानी द्वितीय क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल से, क्योंकि इस तरह के सवाल आज के समय में समावेश होने लगे हैं। समय समाप्त हो गया दोस्तों और आपका सही जवाब होगा वो है आपका प्राथमिक, फर्स्ट क्षेत्र में आता है। वैसे तो देखिए डेयरी जो है कुछ लोग इसको सेकंड में भी रखना चाहेंगे, क्योंकि डेयरी से आपको अलग अलग तरह की पनीर, खमीर, मेयोनीज, आपका इस तरह के अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इन सभी का जो मूल आधार है, जो सभी का मेन जो है वो रॉ मटेरियल क्या है, वो है आपका दूध। और इस मेनली जो दूध का कलेक्शन है और उससे जो इसका पास्चराइजेशन है, यही इस डेयरी का मेन काम होता है। इसी कारण से, और ये चूंकि बहुत पहले से आपका लगभग समझे कि मेसोजोइक ईरा, मध्य पाषाण काल से ये चीज़ें चलती आ रही है पशुपालन की, इसीलिए इसको डेयरी को आपका प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए डेयरी को दे देगा, आपको लगेगा कि डेयरी में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, तो मे बी वो सेकेंडरी है क्योंकि विनिर्माण हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा डेयरी जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हिंट, और इस बार हिंट मैंने हिंदी में कर दिया, आपके आंसर वाले में वो इंग्लिश में हो जाएगा। एक हिंट है जो कि हमेशा से एक फेवरेट सवाल रहा है मेरे खुद के लिए भी, कि एक केंद्र शासित प्रदेश है कि यानी एक यूटी है जो भारत का सबसे, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत का सबसे पढ़ा लिखा, यानी जिसकी साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। ध्यान से सुनिएगा इस हिंट को, आपको गेस करना है कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके बारे में बात हो रही है। तो पहला हिंट है कि इस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, लगभग 91.25% से भी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा हिंट ये है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये अरब सागर में स्थित है या अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है। फिर बोल रहा है कि कदमत इस यूटी का एक प्रसिद्ध द्वीप है
जो आपका पर्यटन स्थल भी है। साथ ही साथ इस कदमत के नाम पे भारतीय नौसेना ने अपना एक स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी भी यहाँ पे लॉन्च किया है। और साथ ही साथ आपको बताना कि ये भारत का उभरता हुआ पर्यटन स्थल भी है। आपके ऑप्शन है मालदीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख। इसमें से कुछ चीज़ें तो कुछ ऑप्शन तो आपके इजी एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आप वास्तव में ज्योग्राफी और अपने पड़ोसी देशों की जानकारी रखते हैं तो। फिर से आपको मैं हिंट बता दूं। पहला हिंट है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात हो रही है वो भारत का सबसे पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी उसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। दूसरा, या तो वो अरब सागर में स्थित है या अरब सागर से उसकी बाउंड्री टच होती है। तीसरा, कदमत यहाँ का एक प्रसिद्ध द्वीप है जिसके नाम पे नौसेना ने अपनी एक पनडुब्बी भी यहाँ पर उतारी है। और चौथा, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये अपने पर्यटन के लिए और आपके शैवाल, कोरल्स जिसको बोलते हैं, प्रवाल यानी कैल्शियम से बने हुए छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं, मूंगे जिसको आप बोल लो, वो उसके कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। काफ़ी साफ सुथरा पानी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मालदीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख। इजी है बट अभी ये चर्चा में काफ़ी रहा है तो आपको इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया। चलिए, समय समाप्त होता है और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका लक्षद्वीप। थोड़ा सा आपके आउटसोर्सिंग नॉइज़ भी आ रही होगी तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मालदीव यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, वो हमारा हिस्सा नहीं है। भारत का जलीय पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है, तो मालदीव में हम लोग घूमने जाते थे। अभी मालदीव ने थोड़ा सा अपनी हेकड़ी दिखाई, चाइना की तरफ वो ज़्यादा जाना चाह रहा था, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को जो है पर्यटन के लिए चुना है कि हम बिल्कुल, चूँकि यहाँ पर मालदीव जैसी ही स्थितियाँ हैं, साफ़ सुथरा पानी, आपके कोरल यानी मूंगे से बने हुए द्वीप, एटोल्स, गोलाकार जो द्वीप होते हैं जिस पे मैं एक अलग वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर कदमत जैसे द्वीप हैं और भारत का ये सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भी है, याद रखिएगा। तो ये है आपका लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में पड़ता है। अब कमेंट सेक्शन में आपको ये बताइएगा कि अगर लक्षद्वीप में कोई विवाद हो तो उसके लिए किस राज्य के उच्च न्यायालय, ध्यान से सुनेंगे, किस राज्य के उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी, क्योंकि लक्षद्वीप के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है, अपनी हाईकोर्ट नहीं है। तो कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय है जो लक्षद्वीप के विवादों का निपटारा करेगा? ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ठीक है। लद्दाख तो आपका ऑलरेडी, ये तो किसी सागर में है ही नहीं, ये तो बिल्कुल आपका ट्रांस हिमालय में, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। चलिए, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। शेयर करते जाएंगे दोस्तों के साथ एक योजना जो कि अभी हाल ही में लॉन्च भी हुई है और काफ़ी न्यूज़ में भी है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको मोदी की गारंटी स्कीम्स भी बोला जा रहा है। तो इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है आपको ये बताना है। आपका पहला ऑप्शन है फ्री राशन फॉर 1 ईयर टू पुअर और मार्जिनलाइज्ड फैमिली। अभी थोड़ी बाहर बारिश हो रही है दोस्तों, इसको देखने में मैं थोड़ा भूल गया। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि गरीब परिवारों को और वैसे सीमांत परिवार जिनके पास वास्तव में बिल्कुल, मतलब जो अंत्योदय हैं, जिनके पास अपनी भूमि बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे परिवारों को अगले 1 साल के लिए फ्री राशन देगी। हर साल, हर महीने सरकार जो है उनको अगले 1 साल के लिए फ्री राशन देगी। दूसरा बोल रहा है कि 50 ग्राम गोल्ड एट गर्ल्स वेडिंग टू पुअर फैमिली फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। अब देखिए, साउथ में ये काफ़ी प्रचलित है कि वहाँ पर जब किसी लड़कियों की शादी होती है तो सरकार के द्वारा उन्हें कैश इंसेंटिव ना दे करके, कैश सब्सिडी या कैश हेल्प ना दे के, उनको सोने और कपड़े से हेल्प दिया जाता था। तो क्या इस योजना के तहत भारत सरकार साउथ के वोटर को लुभाने के लिए 50 ग्राम तक के सोने के आभूषण जो कि कल्याण ज्वेलर्स के बने होंगे, इन गरीब परिवार की लड़कियों को दी जाएगी उनके शादी के समय। तीसरा बोला जा रहा है कि 1 किलोग्राम फ्री ग्राम्स एट 1 रुपीज़ एट पीडीएस और एफआरएस स्टोर। अब चूँकि आपके संपूर्ण पोषण में दाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खासतौर पे प्रोटीन के लिए, और सरकार जो है मोटे अनाज, गेहूं, चावल, मक्का तो पहले से दे रही है, लेकिन प्रोटीन की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो सरकार इसको भी दूर करना चाह रही है। तो क्या
इस ऑप्शन के द्वारा ये बोला जा रहा है कि सरकार 1 किलोग्राम फ्री देगी चना 1 रुपये की दर से। और आपके जो मंथली आपके FRS स्टोर है, यानी जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा या PDS दुकान जो बोल रहे हो, तो इन PDS दुकानों पे अनाजों के साथ साथ 1 रुपये में 1 किलोग्राम आपको चने की दाल भी दी जाएगी। क्या ये इस योजना का मुख्य लक्ष्य है, ताकि प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सके। और चौथा बोल रहा है कि फ्री राशन फॉर 5 ईयर टू पुअर फैमिली बाई 1 जनवरी 2024। बोल रहा है कि 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए जितने भी गरीब और अंत्योदय परिवार हैं उनको हर महीने मुफ्त राशन देने की व्यवस्था। इन चारों में वो कौन से आपका ऑप्शन है जो PM गरीब कल्याण अन्न योजना को संदर्भित करते हैं। 1 साल तक फ्री राशन गरीबों को, 50 ग्राम सोने के आभूषण गरीब परिवार की लड़कियों को उनकी शादी के समय, 1 किलो चना 1 रुपये की दर से हर महीने ताकि प्रोटीन की कमी पूरी की जा सके, और अगले 5 साल तक के लिए जो है गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज हर महीने। इनमें से कौन सा PM प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मुख्य लक्ष्य। समय समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और आपका सही जवाब जो होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर D। इनफैक्ट इस पे मैंने कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन पूछ रखा है ये पहले से भी, तो जिन लोगों ने कर लिया उन्हें तो पता है कि PM गरीब कल्याण योजना, जिसको मोदी की गारंटी स्कीम भी बोला जा रहा है, इस योजना के तहत जो है भारत सरकार ने ये घोषणा किया कि 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल तक के लिए जितने भी गरीब और अंत्योदय उनको बोलते हैं जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है, जैसे जो जिनके मान लो कोई संतान नहीं, जिनके पास अपनी कोई रहने को आवास नहीं है, तो ऐसे बुजुर्ग या जो आपका समझ लो कि बेसहारा लोग हैं, इनको अगले 5 वर्षों तक मुफ्त अनाज देगी इस योजना के तहत, याद रखिएगा। और इसका मुख्य लक्ष्य यही है दोस्तों कि भारत से गरीबी को ख़त्म करना है। इनफैक्ट भारत जो है पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से निकालने वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट का एक बहुत ही ज्वलंत सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और कंपनी हैज कोलैबोरेटेड और आपका एक्सेस शेयर विद भारत पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से वो कौन सी कंपनी है या कंपनियों का समूह है जिसने भारत पेट्रोलियम के साथ या तो सहयोग किया है या उसमें कुछ हिस्सेदारी खरीदी है। ठीक है, आप देख सकते हो कि सरकार जो है कभी कभी सरकारी कंपनियों के कुछ हिस्से समय समय पर बेचती है, प्राइवेट करती है, ताकि उसके इफिशियंसी बनी रहे और साथ ही साथ सरकार को कुछ पैसे आ सके जिसको वो कहीं और निवेश करेगी। तो सरकार टाइम टू टाइम पे अपनी सरकारी कंपनियों को इस तरह से प्राइवेटाइज करते रहती है या उसमें शेयर जो है अपनी कम करती है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी कंपनी या कंपनियों का समूह है जिसने भारत पेट्रोलियम के या तो शेयर खरीदे हैं या उसके साथ सहयोग किया है। आपके ऑप्शन है टाटा, दूसरा है जियो, तीसरा अडानी और चौथा बिरला। समय को समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, और आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज करेंगे। अपने जवाब जल्दी से कमेंट सेक्शन में दर्ज कीजिए, साथ ही साथ सेशन को लाइक शेयर करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। और ये रहा आपका जवाब जियो। जियो जो है, जो कि आपकी रिलायंस की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, रिलायंस का ही एक अंग है, इसने भारत पेट्रोलियम के में अपनी जो है हिस्सेदारी खरीदी है। इस कारण से जब आप देखोगे कि आपको जो आपके पेट्रोलियम वैन है, जो आप देख सकते हो छोटे छोटे पेट्रोलियम के जो टैंकर होते हैं जो लेकर के गांव कस्बे में तेल बेचने जाते हैं, तो उस पर आप देखोगे कि BP के साथ वहां पर आपको जियो का लोगो भी दिख जाएगा, जियो और BP, और ये ग्रीन कलर में दिखेगा, और वहां पर नीचे लिखा भी होता है तेल की धार आपके द्वार। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत पेट्रोलियम में हिस्सेदारी किसने खरीदी है, जियो ने। तो पहले रिलायंस का अपना पेट्रोल पंप हुआ करता था, अभी फिलहाल रिलायंस ने, जियो ने, जो रिलायंस की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, उसने भारत पेट्रोलियम में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, खरीदी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इतिहास का एक बहुत ही अच्छा सवाल, और नॉट वाला सवाल हम लोग कर रहे थे। जितने अंग्रेजी कानून थे लगभग कर लिया हम लोगों ने, कुछ बचे हुए हैं, 47 का बचा हुआ है कुछ, उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो अब हम लोग युद्ध के बारे में चलेंगे जो अंग्रेजों ने लड़ा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। जो बक्सर का युद्ध हुआ है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बोल रहा है कि फाउंडेशन ऑफ रियल कंपनी रूल,
कि वास्तव में कंपनी शासन की जो शुरुआत है वो इस युद्ध के बाद या इस युद्ध के परिणाम से हुई। दूसरा बोल रहा है कि डिफीट ऑफ इंडियाज मेजर पावर, भारत के जो शक्तिशाली शासक थे उनकी हार होती है इस युद्ध में, बक्सर की लड़ाई में। तीसरा बोल रहा है कि कंपनी गॉट दीवानी राइट्स एज डील विद मुगल, इस युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों से एक समझौता करती है जिसके कारण उनको दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं कुछ क्षेत्रों के। क्या ये सही नहीं है? और चौथा बोल रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बेयर द कमांडर ऑफ द कंपनी आर्मी, रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति थे या कमांडर थे। इन चारों में वो कौन सा सही नहीं है? फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि कंपनी की वास्तविक शासन जो है इस युद्ध के बाद ही शुरू होती है, यानी इस युद्ध के बाद कंपनी निश्चिंत हो जाती है कि अब हम भारत में सबसे बड़ी शक्ति हैं। फिर बोल रहा है कि इस युद्ध में भारत के जो सबसे बड़े बड़े जो शासक थे उनकी हार हो जाती है। तीसरा बोल रहा है कि इस युद्ध के बाद कंपनी को मुगलों के साथ एक समझौता होता है जिसके कारण उन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। और दीवानी कोई ये प्यार मोहब्बत वाला नहीं है दोस्तों, दीवानी का मतलब होता है इतिहास में जिसके द्वारा कर वसूली वो कर पाएंगे, टैक्सेशन जिसको आप बोल सकते हो, टैक्स वसूल पाएंगे, ये होते हैं दीवानी अधिकार, या जो छोटे मोटे समझौते छोटे मोटे विवादों का निपटारा कर पाएंगे। ये तीसरा है। और चौथा बोल रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से उसके सेनापति थे। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में करेंगे और मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट क्लाइव नहीं है दोस्तों। इस युद्ध में इनके जो सेनापति है उसका नाम होता है ये हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है आपको ये सेनापति मिलेगा बट इस युद्ध में नहीं, वो आपको यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, 1764 कर लीजिएगा, वो आपको देखने को मिलेगा 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है उसमें क्लाइव सेनापति रहता है। जो 64 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध में यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि हेक्टर मुनरो, नाम याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो आपका सेनापति होता है। बाकी तीनों के तीनों सही है। प्लासी युद्ध तो एक नकली युद्ध था क्योंकि सिराजुद्दौला के लोगों ने धोखा दे दिया था उसे। तो यहाँ पर ये असली युद्ध ये वाला था जो 1764 में बक्सर में हुआ, बिहार में, जो आपके गंगा नदी के किनारे। इसमें भारत के 3 जो मेजर पावर थे जिसमें बंगाल का निर्वासित नवाब मीर कासिम, अवध का जो शक्तिशाली नवाब था जो मुगलों का एक समझिए कि प्रधानमंत्री भी था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब जो था, और खुद मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय, वो इस युद्ध में हार जाते हैं। और इसके कारण अंग्रेज जो है वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमें भारत में कोई चुनौती देने वाला बड़ा शक्ति नहीं है, क्योंकि मराठा जो है पहले ही आपके 1761 में आपके पानीपत के तीसरे युद्ध में हार चुके हैं अहमद शाह अब्दाली से, तो याद रखिएगा। और इसके बाद ही आपका जो इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती है, पहली संधि आप याद रखिएगा जो होगा आपके मुगलों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी की शाह आलम द्वितीय के साथ, जिसके द्वारा उनको कलकत्ता, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्रों की दीवानी प्राप्त होती है। दूसरा एक और इलाहाबाद की संधि होती है दोस्तों जो कि अवध के नवाब के साथ होती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि अवध को एक तो पहले तो हर्जाना भरना पड़ता है, और दूसरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना है वो जो है अवध के क्षेत्रों में अपना एक कैंप बनाती है जिसका सारा खर्च जो है वो आपका अवध के नवाब को उठाना होता है। यानी अवध का नवाब अब खुद अपनी सेना नहीं रख सकता है, उसके साम्राज्य या उसके राज्य का जो सारा सुरक्षा का दायित्व है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद ले लिया। हालांकि ये बस एक बहाना था, उसने अवध में अपनी सेना डाली और धीरे धीरे वहाँ से अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों सही है। रॉबर्ट क्लाइव की जगह यहाँ पर क्या होगा, हेक्टर मुनरो आपका इस युद्ध में इसका सेना नायक था। चलिए सेशन उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, शेयर करते जाएंगे। और एवरी संडे, पहले हम लोग डेली कर रहे थे लेकिन अभी संडे का संडे आ रहे हैं हम लोग। चलिए केमिस्ट्री का एक सवाल है, विच इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। काफ़ी इजी है बट इम्पोर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है जिससे चीज़ों को आप देख सकते हो घरों में गंदगी काई इस चीज़ों को साफ करते हैं, कभी कभी कपड़े को धोने में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, जो आपकी जो कहते हैं ना कि जिद्दी दाग जो होते हैं उसको हटाने में भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट पानी को साफ करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। तो आपको बताना कि ब्लीचिंग पाउडर का वास्तविक केमिकल सूत्र, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। CaCl2, CaOH, CCl4, CaOCl2। इन चारों में ब्लीचिंग पाउडर का
रासायनिक सूत्र कौन सा है? CaCl2, CaOH, CCl4, CaOCl2। चलिए समय को समाप्त कर रहा हूँ और इजी सवाल है दोस्तों, बट इम्पॉर्टेंट है, यानी इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि इस तरह के सवाल भी आपको बनते हैं। चलिए, आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CaOCl2। याद रखिएगा, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। CCl4 आपका ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और CaCl2 ऐसा कुछ आपका जो कैल्शियम क्लोरेट आप कह सकते हो, क्लोराइड जो है वो है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 1 लाख के सांकेतिक रुपए के लिए। अब हम लोग अपने क्विज के अंतिम पड़ाव की तरफ चल चुके हैं। तो बायोलॉजी का एक अच्छा सवाल, रिंग बॉम्ब, जिसको हिंदी में दाद भी बोलते हैं, जो आप देखते हो कभी कभी आपके गर्दन वाले हिस्से में एक गोलाकार आपका एरिया हो जाता है, जो जहाँ पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और काफ़ी इचिंग होती है, उसी को बोलते हैं रिंग वॉर्म, दाद खाद खुजली। तो ये जो रिंग वॉर्म है ये किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के कारण होता है, आपको ये बताना है। इस तरह के सवाल काफ़ी बनते हैं दोस्तों, तो आपको करने होते हैं। इससे काफ़ी काफ़ी सवाल करवा भी चुका हूँ और आगे भी करवाऊँगा। आपके ऑप्शन है एल्गी, ठीक है, यानी कवक जिसको बोलते हो, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंगस यानी शैवाल और प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ ही है। तो आपको बताना कि दाद यानी रिंग वॉर्म जो है इन चारों में किसके द्वारा हो रहा है? एल्गी यानी कवक, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंगस यानी शैवाल और प्रोटोजोआ तो है ही। तो इन चारों में किसके द्वारा होगा? समय को समाप्त कर रहा हूँ और जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में करेंगे। और आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका यहाँ पर FUNGUS, फंगस। ऑप्शन नंबर सी, शैवाल जिसको बोल सकते हो कि फंगस जो है इसके कारण ही आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर यह होता है। और याद रखिएगा कि रिंग बॉम्ब, दांत खाज खुजली, ये जो भी है ये इन्हीं के कारण हो। तो याद रखिएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर एक्चुअली एल्गी शैवाल होता है, थोड़ा जल्दी के चक्कर में मैंने उल्टा बोल दिया। एल्गी यानी शैवाल और फंगस यानी कवक। तो ये जो दांत वगैरह है ये कवक के द्वारा होता है। शैवाल वास्तव में एक पौधे होते हैं, ठीक है, जो आपको ज़्यादातर मीठे पानी, खारे पानी में देखने को मिल जाएगा, जैसे एक नील हरित शैवाल होता है। तो चलिए मैं उसको भी बोल देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर देता हूँ। एल्गी मेनली 3 प्रकार के होते हैं जिससे सवाल बनते हैं। एक आपको ये पूछेगा कि वो कौन सा शैवाल है, कौन सी एल्गी है जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसका जवाब होगा नील हरित शैवाल, जो आमतौर पर मीठे और खारे दोनों पानी में देखने को मिलता है। दूसरा एक होता है आपका भूरा शैवाल। याद रखिएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भूरा और लाल। भूरा शैवाल कहाँ देखने को मिलेगा? तो एक प्रशांत महासागर में एक जगह है दोस्तों, सरगैसो। सरगैसो एक प्रकार की घास होती है जो प्रशांत और अटलांटिक महासागर में मिलती है, मेनली अटलांटिक में है। तो वहाँ पर ये स्पेशली देखने को मिलता है भूरा शैवाल, याद रखिएगा। और लाल यानी रेड एल्गी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपके खारे पानी में, समुद्र वाले हिस्से में। साथ ही साथ कभी कभी जो है पानी वाले क्षेत्रों में शैवालों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, इसको बोलते हैं एल्गी ब्लूम। तो ये भी पूछा जाता है कि शैवालों की संख्या जब तेज़ी से बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा एल्गी ब्लूम बोलते हैं। और इस एल्गी ब्लूम के कारण पानी के ऊपर वाले हिस्से में ये जो काई है, जो शैवाल है, काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिससे सूरज की रोशनी नीचे तक नहीं जा पाती और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है नीचे में, जिसमें समुद्र या नदियों में आपका जो नीचे वाले हिस्से में जो जीव है, खासतौर पे नदियों और तालाबों में, वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजन की कमी के कारण और सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति कारण मर जाते हैं, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शैवाल 3 तरह के, नील हरित शैवाल जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, भूरे शैवाल जो आपको सरगैसो सागर यानी अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगा, लाल शैवाल जो आपको कोई भी खारे पानी वाले में देखने को मिलेगा। कभी कभी शैवाल जो है काफ़ी तेज़ी से विकास करते हैं, जिसके कारण उनकी संख्या अनकंट्रोल हो जाती है, इसको बोलते हैं एल्गी ब्लूम। और इस एल्गी ब्लूम के कारण जो पानी के नीचे वाला हिस्सा है उसमें सूरज की रोशनी नहीं जा पाती और नीचे वाले जीव जो हैं ऑक्सीजन की कमी और सूरज की रोशनी की कमी के कारण मर जाते हैं, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जिसको सुपोषण भी बोलते हैं। चलिए, बैक्टीरिया, आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है। काफ़ी बृहद फैमिली है ये, अलग अलग रंग, अलग अलग आकार का होता है। कोकस है हो गया, आपका बैसिलस हो गया, साथ ही साथ आपको जो है टाइफी हो गया, तो ये अलग अलग आकार में देखने को मिल जाएंगे। फंगस यानी कवक, मेनली आपके जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, खासतौर पे स्किन इन्फेक्शन, उसमें इनका काफ़ी रोल होता है। और प्रोटोजोआ जो है आपकी जो मलेरिया वगैरह है उनको फैलाने में काफ़ी इनका रोल होता है।
साथ ही साथ अमीबा के बारे में पूछेगा कि अमीबा कौन सा सूक्ष्मजीव है, तो प्रोटोजोआ है। चप्पल के आकार की कौन सी प्रोटोजोआ है, तो पैरामीशियम है। और मूंछों वाले कौन से है, तो आपका यूग्लिना या क्लाइडोमोनास है। इन सबको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपका, मोस्ट इंसेक्ट रेस्पिरेट बाय विच ऑर्गन। जो कीट होते हैं, जैसे हम लोग जो है फेफड़े से सांस लेते हैं, तो हर जीव में अलग अलग होता है। आपको पता है मछलियाँ जो दिल से सांस लेती है। आपकी जो मेढक है, फ्रॉग है, वो आपका स्किन से सांस लेता है। तो उसी ढंग से आपको बताना है कि जो मोस्ट इंसेक्ट्स है, कीट, कीट आपको पता है ना क्या होता है। कीट वो जीव होते हैं जो जिनके 6 पैर होते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कीट में आमतौर पे 6 पैर होते हैं। जिनके 8 हो गए वो कीट में नहीं आएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं और मैं लाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस। फिलहाल याद रखिए कि ज़्यादातर जो कीट हैं वो किस अंग के द्वारा या किस हिस्से के द्वारा अपना श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। आपके ऑप्शन है स्किन यानी त्वचा, क्लोम, लंग्स यानी फेफड़ा, और ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको जिसको बोलते हैं, तो आपको बताना है कि स्किन, क्लोम, लंग्स या ट्रैकिया। इन चारों में ट्रैकिया को बात यंत्र भी बोलते हैं दोस्तों। तो बात तंत्र, यंत्र नहीं, बात तंत्र। तो बात तंत्र हो गया, त्वचा हो गया, लंग्स यानी फेफड़ा, और क्लोम आई थिंक क्या है इसका मैं बोल रहा हूँ। अगर आप में से किसी को क्लोम का हिंदी पता हो तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा। साथ ही साथ इसके आंसर को भी करते जाइए। और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको बोलते हैं बात यंत्र, बात तंत्र बोलते हैं, सॉरी यंत्र नहीं, बात तंत्र। बात तंत्र से अधिकांश कीट आपके जो हैं वो श्वसन करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल खासतौर पे कीट वर्ग से बनता है, तो कीट वर्ग को ध्यान से। अब थोड़ा एक मुख्यालय वाले सेक्शन पे भी चलते हैं। विच इकोनॉमिक फोरम, सॉरी द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर इज एट विच सिटी। विश्व आर्थिक मंच काफ़ी फेमस है ये, हर 2 साल में एक मीटिंग करता है और जिसमें डिस्कस करते हैं कि दुनिया में किस तरह की और आर्थिक विकास किया जाए, कैसे जो गरीब देश हैं उनका और भला किया जाए, कैसे पर्यावरण और विकास दोनों को बैलेंस करके किया जाए। तो आपको बताना है कि विश्व आर्थिक मंच एक संस्था है, एक फोरम है, एक मंच है जिसपे दुनिया के सभी देश, सभी जो आपके विद्वान व्यक्ति हैं वो आकर के अपने अपने विचार रखते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी मीटिंग कहाँ होती है। आपके ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है जेनेवा, तीसरा ऑप्शन है आपका वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, और चौथा है लंदन। तो आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट और इस तरह की काफ़ी आपकी रिपोर्ट्स भी जारी करता है। तो आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है। पेरिस जो कि आपका फ्रांस में है, जेनेवा यानी जो स्विट्जरलैंड में है, वाशिंगटन डीसी जो कि आपकी अमेरिका में है, और लंदन आपको पता है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में है। तो जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में करेंगे। साथ ही साथ सेशन अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट अच्छा लग रहा हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ शेयर जरूर करते जाएं, क्योंकि आपका सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर सपोर्ट सही से नहीं मिलता तो फिर अगले आदमी का भी थोड़ा सा एक जो है इतनी मेहनत के बाद मूड ऑफ होना लाजमी है। तो थोड़ा सा आपके साइड से भी रिस्पॉन्स की उम्मीद है। चलिए इसका जवाब देखते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड याद रखेगा। इनफैक्ट उसका मुख्यालय आपका जेनेवा में के पास एक छोटा सा शहर है। तो एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका दावोस में। ठीक है, तो कभी कभी आपको जेनेवा ना दे करके यहाँ पर आपको दावोस सिटी देगा। तो अगर दावोस ऑप्शन में रहता तो आप दावोस के साथ जाएंगे, अगर दावोस नहीं रहता फिर आप जेनेवा के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज दावोस इज द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। तो आपको विश्व आर्थिक मंच जो है उसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा दावोस, वो भी स्विट्जरलैंड में ही है दोस्तों, जेनेवा के बगल में ही है। यहाँ पर हर 2 साल में डिस्कशन होता है। दुनिया के सभी विद्वान लोग, सभी इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो संस्थाएं हैं वो मिलती है, बैठती है, डिस्कस करती है कि कैसे क्या जो है विकास और पर्यावरण दोनों को चलाया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए सेकंड लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक मिलिट्री एक्सरसाइज, इससे पहले हम लोग सादा तंसीक और बहुत सारे कर चुके हैं, ये भी एक है इक्विवेरिन। ये एक्सरसाइज इनफैक्ट 2023 में हुआ नहीं है, लेकिन जिस देश के साथ हुआ वो काफ़ी न्यूज़ में रहा और काफ़ी चर्चा में है, तो इसलिए मैंने इसको डाला है। इक्विवेरिन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत का,
तो आपको बताना कि ये जो इक्विवेरिन एक्सरसाइज है ये भारत और किस देश की सेनाएं मिल करके करती हैं या करती थी। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, यूएई यानी संयुक्त अरब इमारात, मालदीव और इराक। इन चारों में वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत मिल करके एक संयुक्त आपका मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, सैन्य अभ्यास करता है, जिसका नाम रखा गया है इक्विवेरिन। चलिए जल्दी से आप जवाब देंगे और मैं समय समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। और आपका जो सही जवाब होगा वो है आपका मालदीव। सेशन थोड़ा लंबा जरूर हो गया बट डिस्कशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं कंटेंट में बिलीव करता हूँ। इक्विवेरिन आपका जो है मालदीव के साथ हमारी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट इस 2023 में ये एक्सरसाइज नहीं हुई क्योंकि मालदीव और अपने रिश्ते जो है थोड़े से खराब हो गए चाइना के कारण। और इसके टोटल 11 एडिशन हो चुके हैं, 11 बार हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है। तो चूंकि मालदीव से हमारे रिश्ते थोड़े खटपट हुए हैं तो न्यूज़ में ये आ सकता है। और याद रखिएगा इक्विवेरिन भारत और मालदीव, ठीक है। स्लिनैक्स जो है आपका श्रीलंका और भारत का, यूएई के साथ आपको बता रखा हूँ। और इराक के साथ हम लोग फिलहाल कोई एक्सरसाइज नहीं करते। चलिए आज का आखिरी सवाल एक करंट अफेयर का सवाल है। ब्रिक्स 2023 समिट। ब्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है दोस्तों, 5 देशों का। आप इस नाम को देख सकते हैं, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर आपका साउथ अफ्रीका। फिलहाल ये 5 है। इस साल यानी 2024 से 1 जनवरी 2024 से इसमें 5 और सदस्य आ चुके हैं। दैट्स वाई ये आपका न्यूज़ में है और आपको आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनेंगे और बन सकते हैं। आपको फिलहाल नाम याद रखिएगा कि कौन कौन से देश इसमें हैं वर्तमान में। तो बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो आपको बताना कि ये जो ब्रिक्स है, जो 5 देशों का समूह था जिसमें अभी 2024 से और 5 देश आएंगे, ठीक है। तो अर्जेंटीना है, ईरान है और भी कई देश हैं। तो इनका हर साल एक मीटिंग होता है। तो इसकी 15वीं मीटिंग अभी हुई है दोस्तों, 15वां समिट हुआ है 2023 में। तो आपको जो कि दिसंबर महीने में आमतौर पर दिसंबर नवंबर में होता है। तो आपको बताना है इस आखिरी सवाल में कि ब्रिक्स 2023 का जो सम्मेलन था, जो कि मल्टी पार्टी, हमने अभी बोला बहुत सारे देश हैं इसमें, मल्टी पार्टी है, ये कहाँ हुआ है। इस आखिरी सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, संघाई चाइना, न्यू दिल्ली इंडिया और मॉस्को रसिया, ठीक है। तो आपको बताना कि इसकी जो समिट है 2023 का जो सम्मेलन है ब्रिक्स की, जो कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का है, ये कहाँ हुआ है। एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा कभी अगर आप भूल जाएं तो, कि इनके जो सम्मेलन है वो बिल्कुल ऑर्डर से चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक साल ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा तो अगले साल रसिया करेगा, फिर उसके बाद इंडिया करेगा, फिर उसके बाद चाइना करेगा, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका करेगा और फिर उसके बाद ब्राज़ील, फिर रसिया, इस ढंग से वो चलते जाता है। तो आपको बताना कि 2023 का जो 15वां सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किसने की है। आपके ऑप्शन है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, संघाई चाइना, न्यू दिल्ली इंडिया, मॉस्को रसिया। इस आखिरी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी चर्चा में भी है क्योंकि 5 नए सदस्य आ रहे हैं दोस्तों। और ये समझिए कि इसमें जो भी देश हैं वो ऐसे तगड़े तगड़े कंट्री हैं जिनके पास पावर है, पैसा है, पॉपुलेशन है, क्षेत्र है, हर चीज़ है। यानी आप सोचो रसिया, इंडिया, चाइना, पैसे हैं, पावर है, शक्ति है, हथियार है, हर चीज़ से परिपूर्ण है दोस्तों। और 5 और देश आएंगे तो इनकी शक्ति और कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए आखिरी सवाल, दम लगाइए और बिल्कुल जवाब देने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि इन 15 सवालों की श्रृंखला में आपके कितने सवाल सही हुए हैं। चलिए इसका सही जवाब होगा दोस्तों जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। इस बार इसकी बैठक जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई है। तो आप गेस कर सकते हैं कि 2024 की जो बैठक होगी वो आपका कहाँ होगा दोस्तों, वो होगा आपका मॉस्को रसिया में। चलिए तो फिलहाल ये 15 सवालों की सीरीज जिसमें डिस्कशन में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर जाते हैं। सेशन लंबा है बट इम्पोर्टेंट है, तो इसको शेयर करेंगे। और यही रहा आज का आपका आखिरी सवाल, ख़त्म हो गया। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, अपने प्यार यहाँ पर बांट सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो दे सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो फिर बिफोर यूपीएससी जो है आपकी प्रतिक्रिया और आपकी प्यार की थोड़ी सी अपेक्षा तो कर ही रहा है। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।